हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। देखिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। देखिए, जो निधियां होती हैं वो एक तो कंसोलिडेटेड फंड होता है, दूसरा एक लोक लेखा फंड होता है और तीसरा आकस्मिक फंड ये होता है। तो 3 टाइप के ये फंड होते हैं। आर्टिकल 266 जो होते हैं ये कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि और लोक लेखा निधि के लिए होता है, और आकस्मिक निधि के लिए 267 होता है। 267(2) होता है जो वो स्टेट के लिए होता है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है। तो जाहिर सी बात है, राज्य की आकस्मिक निधि के लिए राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है। अगर भारत के संचित निधि की बात करेंगे तो उसके लिए संसद उत्तरदायी है। इसकी पूरी पावर राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्रपति बजट पास ना होने पर भी अगर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की उसको ज़रूरत होती है तो वो उसको वहाँ से निकाल के खर्च कर सकता है। बशर्ते कंडीशन इसमें सिर्फ इतनी है कि इसको बाद में संसद में पास होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति अकेले तो कुछ कर नहीं सकता है, बिना मंत्रिमंडल के वो कोई भी काम नहीं कर सकता है, चाहे लोकसभा हो या लोकसभा ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा किसी राज्य का विधानमंडल राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए, ये जो संशोधन है वो 124वां संविधान संशोधन जो होता है वो संसद में पेश किया गया था, जो कि पास हुआ, और 124वां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की जब स्वीकृति इसको मिली तो ये बना कितना 103वां संविधान संशोधन। और ये रिलेटेड था सामान्य वर्ग के ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शिक्षा और नौकरियों में 10% रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से रिलेटेड है। ये याद रखिएगा कि ये संसद में पेश हुआ था 124वां संविधान संशोधन, और राष्ट्रपति से पास होने के बाद ये फाइनल बना 103वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग ने राज्य के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं। राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और ताराकुंडे समिति। तो देखिए, जो ताराकुंडे समिति थी इसका तो गठन हुआ था चुनाव सुधार से रिलेटेड के लिए, चुनाव सुधार के लिए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 1 और 2, राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। देखिए, लाभ के पद की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 102 का पहला 102(1) में ये इसका उल्लेख किया गया है, किंतु लाभ का पद है इसकी संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसको टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग डिस्कस करता रहता है, और वो उसकी सीमा बताता रहता है कि लाभ का पद कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। लाभ के पद से संबंधित किसी सदस्य की निरर्हता का विनिश्चय अनुच्छेद 103 के तहत संसद के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 192 के तहत राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो लाभ का पद परिभाषित कौन करेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित होता रहता है। अगर ये कोई आपसे पूछता है कि लाभ का पद संविधान में उल्लेखित है कि नहीं, तो वो उल्लेखित है, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश हैं। एल एम सिंघवी समिति आप जानते हैं न्याय पंचायतों से रिलेटेड है। 1985 में इसका गठन किया गया था, राजीव गांधी ने किया था इसका गठन। और इसकी जो पर्टिकुलर जो सिफारिशें हैं वो क्या क्या हैं। गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। दूसरा है पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता, ये था। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन। तो इसमें 1 और 2 सही है। अधिक वित्तीय संसाधन के लिए इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि गांव के जो समूह हैं उनसे एक न्याय पंचायत बनाई जाए और पंचायतों को संवैधानिक का दर्जा दिया जाए। तो 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। H.M. सिरवई, B.R. अम्बेडकर, K.C. वियर और ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ये कहा गया है, जाहिर सी बात है, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन एक ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है।
जो कि संविधान के सामाजिक दर्शन को संविष्ट करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है और ये कहा है। तो ये क्वेश्चन कि संविधान के सामाजिक दर्शन को संविष्ट करते हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि आत्मा कौन है संविधान की, तो वो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए। दूसरा है, राष्ट्रपति विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित सभी सूचनाएं मांग सकता है। और तीसरा है, राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। और चौथा है, इसमें संघ के कार्यों के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को अवश्य संसूचित किए जाने चाहिए। अब इन चारों स्टेटमेंट से जैसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित सूचना मांगने की शक्ति है, ये तो क्लियर है। और राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में अभिभाषण देने और संदेश भेजने का पूरा अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही संपादित किए जाते हैं और मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को अवश्य संसूचित किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ये सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है। अब देखिए, लोकसभा के जो मतलब सांसद होते हैं, वहाँ के जो सदस्य होते हैं, उनको निर्योग्यता पर अगर वो करना है तो वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर राज्य विधानमंडल में वहाँ के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंधित प्रश्न पर कोई विचार करना है तो वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। अब कैबिनेट में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं। देखिए, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, उसमें ना तो राज्य मंत्री आते हैं, ना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं, ना उप मंत्री आते हैं। तो भारतीय संविधान में 3 स्तर के मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। पहला, जैसे कि हम जानते हैं, कैबिनेट, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। अभी इस समय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक इसी में नया वो बनाया गया है। तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सब का सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो जब अगर ये कहा जाए कि मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल की बात क्या हो रही है, कैबिनेट मंत्री और जो मतलब प्रधानमंत्री, ये सारे लेके होंगे। और जब मंत्रिपरिषद की बात होगी तो उसमें सारे आ जाएंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, इन सब हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है, उसका एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कैबिनेट मंत्री। यहाँ पे गलत ये टाइप हुआ है, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के संबंधों के अधिनियमों और संकल्पों के विलोपन अथवा निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो देखिए, ये जो शक्ति है क्षेत्रीय परिषद के, स्वायत्तशासी जो जिले होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हैं स्वायत्तशासी जिले बनाए गए हैं, तो वहाँ की जो शक्ति होती है वो सीधा सीधा राज्यपाल को होती है। अगर राज्यपाल संतुष्ट हो जाता है किसी जिला या क्षेत्रीय परिषद के अधिनियम या संकल्पों से, तो भारत की सुरक्षा, मतलब ये उसको लग जाए कि हाँ, भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ने की संभावना है या और कोई सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रह होने की संभावना है, तो वह अधिनियम या संकल्पों को रद्द या निलंबित कर सकता है। राज्यपाल इनके क्षेत्रों को घटा और बढ़ा भी सकता है और या इनके नाम को परिवर्तित भी कर सकता है। तो ये इतनी पावर जो स्वायत्तशासी जिले होते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में हैं, वहाँ पे इनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। देखिए, अगर क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो एक तो होता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद का भाग है, जिसमें कि एक तो उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है और फिर उत्तराखंड आता है और छत्तीसगढ़ आता है। ऐसे ही जितने भी क्षेत्रीय परिषद हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इन सब में अलग अलग स्टेट आ गए हैं पूरे। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया तो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मैच करने के लिए दिया गया है कि
मतलब कुछ मौलिक अधिकार हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन है? ये है आर्टिकल नंबर 32। इसी को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को। देखिए, जब भी फंडामेंटल राइट का किसी के वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 से वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 से वो सीधा सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। सारे आर्टिकल आपके निलंबित हो सकते हैं 20-21 को छोड़ के, लेकिन 32 जो होता है वो सभी मामलों में आपको न्याय दिलाएगा। उसके बाद है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 29 में। यह एक फंडामेंटल राइट है हमारा। अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल 17 है। मतलब जो अनटचेबिलिटी है उसको फिनिश करने के लिए आर्टिकल 17। उसके बाद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये जो है आर्टिकल 16 है। इसी से सारे रिजर्वेशन और सारी चीज़ें निकल के आई हैं आर्टिकल 16 से ही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। बांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषाई आधार पर भाषाई राज्य गठित किया गया। तो यहाँ पे जो गठित किया गया राज्य वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953 में। देखिए, जो मतलब जो कैलाशनाथ वाचू थे, न्यायाधीश थे, ये उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ था, जिससे आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के तटीय आंध्र के मध्य राजधानी के विषय में लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक टीम गठित की गई थी, एक कमेटी गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1953 में सौंपी थी और इसी आधार पर पहले भाषाई राज्य का गठन हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश है 1953 में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषता अंतर्विष्ट होती है? अब देखिए, अगर इसकी हम बात करें कि किस टाइप की विशेषता अंतर्विष्ट होती है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वासी फेडरल की बात की जा रही है, अर्ध संघात्मक। देखिए, संविधान जो होते हैं वो 3 टाइप के बने होते हैं। एक तो एकात्मक होता है जिसमें सारी पावर सेंटर को होती है। संघात्मक होता है, उसमें सारी पावर लोगों के पास होती है, लेकिन वो आपस में उसको कोलैबोरेट करते रहते हैं। अर्ध संघात्मक मतलब क्वासी फेडरल जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि कुछ पावर सेंटर के पास होती है और कुछ पावर जो होती है वो स्टेट के पास होती है। तो इंडिया के बारे में बात की रही है, तो ये कैसा एक वो है। देखिए, अगर भारत में अर्धसंघ की बात, अर्धसंघ को बहुत सारे जो विद्वान हैं जैसे केसी वेयर हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान कहा है, क्योंकि इसमें उनको संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण मिलते हैं। उसका कारण ये है कि जब भी इमरजेंसी लागू होती है तो जो सेंटर होता है यानी केंद्र होता है वो पूरी स्टेट की पावर को कैप्चर कर लेता है, स्टेट के पास कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए केसी वेयर ने कहा कि भारत का संविधान कैसा है, एक अर्धसंघात्मक मतलब संविधान है। तो यहाँ पे अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल अंतर्विष्ट क्वासी फेडरल जो एक विशेषता है वो निकलती है यहाँ के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो देखिए, जो कानून मंत्री जाहिर सी बात है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में BR अम्बेडकर कानून मंत्री थे और बलदेव सिंह जो थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे और SP मुखर्जी जो थे वो कॉमर्स मिनिस्टर थे, मतलब उद्योग और आपूर्ति मंत्री ये थे। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, इसमें से पूछ रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। नैसर्गिक न्याय का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। जीवन का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। और जीवन के अधिकार को बहुत सारे लेवल पे मतलब ब्रॉड एक हिसाब से कहें एक्सप्लेनेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं कि जीवन का अधिकार क्या क्या है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में आता है। असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए, जब परिस्थितियाँ समान नहीं हैं उसमें आप समानता की बात नहीं कर सकते हो। इसी के बेसिस पर रिजर्वेशन को प्रमोट किया जाता है कि भाई उनकी परिस्थितियाँ अलग थी उस समय की, आपकी परिस्थितियाँ अलग थी, तो आप रिजर्वेशन लेने के लायक उसमें नहीं हो, लेकिन वो हैं, तो इसी हिसाब से उनको रिजर्वेशन और सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पे असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान को की चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है? तो जो चौथी अनुसूची है वो क्या है? राज्यसभा में
सीटों का बंटवारा जिसमें बताया गया उससे रिलेट करती है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती हैं, कितने होगा, कितने दिन तक मतलब कहने का रोक सकती है, जो मतलब वो होता है वित्त विधेयक होता है उसको कितने दिन तक विधान परिषद रोक सकती है। देखिए फाइनेंस के मामले में जितनी भी पावर है वो इधर सारी लोकसभा के पास है और स्टेट में केवल विधानसभा के पास है। विधान परिषद को बस खाली एक बनाया गया कि हाँ ठीक है, आप सजेस्ट कर दो, आप बता दो चीज़ों को कि हाँ ये करना चाहिए, बाकी करना है नहीं करना वो सारा डिपेंड करता है विधानसभा या लोकसभा पे, आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आर्टिकल 298 जो है वो स्टेट के लिए बताता, सॉरी 198 है, 198 जो है धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको अस्वीकृत कर सकता है और ना ही इसमें अमेंड कर सकता है, ये बस खाली सजेशन प्रोवाइड कर सकता है। और रोकने की बात करें तो केवल 14 दिन तक, 14 दिन तक ये इसको अपने पास रख सकता है, उससे बाद ये नहीं रख पाएगा, उसके बाद भी नहीं भेजेगा तो ये ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का क्या अर्थ है कि कोई व्यक्ति, देखिए आर्टिकल 20 में जो उसका पार्ट 2 है उसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कतिपय संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया गया है। देखिए भाषाई राज्यों के पृष्ठांकन की बात करें तो वो एस.के. धर कमीशन जो एक रिपोर्ट थी उन्होंने किया था, धर आयोग ने, धर आयोग का गठन किया गया जिसमें से 4 सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था इसको, और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. धर थे। इस आयोग का कार्य विशेष रूप से दक्षिण भारत में उठी इस मांग की जांच करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए अथवा नहीं किया जाए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो है वो विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बाद में आपने अभी पहले क्वेश्चन में देखा कि गठन किया गया, भाषा के आधार पर ही गठन किया गया, और जो पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बनाया गया वो भाषा के आधार पर ही बना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अब शिक्षा के अधिकार की बात आ रही है तो आर्टिकल 21A जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझेगा, और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इस मूल अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की गारंटी देता है। और ये पूछा गया है एक बार कि ये कब से लागू हुआ, तो वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, 2010 से लागू हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो के.टी. शाह ने जो कहा था कि जो हमारा डीपीएसपी है, जिसकी आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 36 से लेके 51 तक का जाता है, उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। और आइवर जेनिंग्स ने भी यही कहा था कि पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा ये मात्र है और कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए जो डीपीएसपी है वो स्टेट को एक खाली सजेशन देता है, करना ना करना ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं, बहुत सारी ऐसी संवैधानिक प्रावधान हैं जो कि डीपीएसपी से ही लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये गारंटी नहीं है। आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आप उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, इसके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है देन आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए कहा गया कि मतलब ये बस एक दिखावा है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा के.टी. शाह ने ऐसा कहा था।
के.टी. शाह। क्वेश्चन नंबर 23 है, अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा या किसी अध्यादेश को संसद द्वारा पुनः इसके सम्मेलन के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना जरूरी है। देखिए, आर्टिकल 123 होता है जिससे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और अगर राज्य की बात करें तो आर्टिकल 213 होता है। राष्ट्रपति संसद के सत्रावधान की अवधि में अस्थायी अवधि के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अब उस बीच में राष्ट्रपति अगर उससे पहले ही वापस ले लेता तो वैसे भी समाप्त हो जाता, लेकिन अगर उसका 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन नहीं हुआ तो वो जो अध्यादेश है वो नियम कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है, और भारत के संविधान में अधिकाधिक उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को माना जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं सही है कि पूरे मत का 50% पाएगा। ऐसा होगा तो फिर तो जो पता लगा 3-4 बार चुनाव ही होते रहेंगे और कुछ डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। मतलब अब 60% के आसपास 70% के आसपास वोटिंग हो रही है। अब उसमें से 10 लोग खड़ा है और सबको इसी में डिवीज़न हो रहा है, तो 50% कैसे पा जाएगा एक आदमी? वो तो कभी पाएगा ही नहीं। तो ये तो गलत हो गया। और ये भी नहीं सही है कि जिसके पास बहुमत है वो अध्यक्ष हो गया और जो विपक्ष वाला है वो उपाध्यक्ष हो गया। ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिसके पास बहुमत तो वो सब कुछ है, और विपक्ष जो होता है वो उनको अच्छे कामों को करने के लिए इनकरेज करता है। तो यहाँ पे 24 का डी सही होगा, कोई नहीं इसमें सही होगा। 25 है हमारा, इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है? अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए। दूसरा है, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे। अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे। देखिए, अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे देगा तो दूसरा मंत्री आ जाएगा, है ना। और अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा तो जब नेता ही चला गया तो फिर पीछे वाले तो वैसे भी नहीं बचेंगे, है ना। और प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाएगी तो फिर दूसरा कोई पीएम बन सकता है। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाएगी तो भी वो कैबिनेट फिनिश होकर कोई नया नेता फिर से चुनेगी और नई मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, कि अगर एक मंत्रिपरिषद दे दे तो एक मंत्री अगर त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद का मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, चलती रहती है। बाकी दोनों कंडीशन में मंत्रिपरिषद भंग होगी और फिर से उसको असेंबल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अध्यादेश बनाने के लिए राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक वैवेयिक शक्ति है। दूसरा है, किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, अभी हमने पहले डिस्कस किया 213 जो होता है आर्टिकल, ये राज्यपाल को कोई भी अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत करता है तब जब एक सदन जो है या विधानमंडल सत्रावसान की अवधि में हो या फिर वो भंग हो, और ऐसा बहुत ज़्यादा नीड हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाए कि नहीं बहुत ज़रूरी हो गया है, तो वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही ये कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे जब विधानसभा भंग है तो मंत्रिमंडल कहाँ? देखिए, ऐसा नहीं है, मंत्रिमंडल हमेशा होती है। जैसे मान लिया विधानसभा भंग हो गई, नया चुनाव होने वाला है, तो जब तक नया चुनाव होकर नया मंत्रिमंडल आके उसका कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तब तक ये पुराना वाला मंत्रिमंडल राज्यपाल को सलाह देता रहेगा, वो नहीं जाएगा। यानी राज्यपाल को अकेले कभी नहीं छोड़ा जाता है, हमेशा उसको एक मंत्रिपरिषद का सपोर्ट मिला रहता है और उन्हीं के हिसाब से ही वो काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर। अब किसके नहीं किया जा सकता है? देखिए, राज्य विधानसभा में केवल धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी उसको
रखा जा सकता है, ये विधान परिषद में नहीं रखा जा सकता है। राज्यपाल की बिना मंजूरी के भी इसको नहीं रखा जा सकता है, मतलब अगर रखना है तो राज्यपाल को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह कोई गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर इसको रखा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन 28 है, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? तो जो 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 था, ये आर्टिकल 334 से रिलेटेड है। इस विधेयक के तहत 25 जनवरी जो 2030 तक लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की जो अवधि है उसको 10 ईयर और इंक्रीज किया गया है। इसके अतिरिक्त लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को फिलहाल स्थगित रखा गया है, यानी उनको घटा दिया गया है, बाकी और है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत यहाँ पे रेड नहीं है। आर्टिकल 334 जो है ये इससे रिलेटेड है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 है हमारा, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी राज्य से सीधे ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? देखिए आर्टिकल 229 और 292 और 293 में केंद्र व राज्य को उधार लेने की शक्ति के बारे में डिटेल किया गया, बताया गया है। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकती है, किंतु कोई राज्य विधानमंडल जो है वो नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से सीधा ऋण नहीं ले सकता। उसके लिए अगर ऋण लेना है तो पहले भारत सरकार से कांटेक्ट होगा, भारत सरकार डायरेक्ट उसको ऋण लेगा और वो जो अपना कंसोलिडेटेड फंड है वो उनको दिखा के ऐसा करके वो लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नहीं। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तब भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन के लिए आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट ही ना जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही तो बताता है कि इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, ये सारा है, और अगर उसको लग रहा है कि कहीं भी हाँ संविधान का दुरुपयोग हो रहा है या और सारी चीज़ें होती हैं तो वो फिर कंटेम्प्ट है और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों से वो नियंत्रण रखता है। इंडिया में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों का जो है ना डिवीज़न है, सेपरेशन नहीं है, तीनों का डिवीज़न है, तीनों अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, बस कॉपरेशन है सेम टाइम में। तो न्यायपालिका यहाँ की क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो गवर्नमेंट को भी रोक सकती है, आम आदमी को भी रोक सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा इसका आंसर। आर्टिकल 30 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्न में से कौन से कारण बताए गए हैं? पहला है अधिकारी तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और कंसेप्चुअल स्पष्टता का अभाव, लिंग क्षमता जेंडर पैरिटी का अभाव। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा उत्तर सही है। देखिए पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति ने अधिकारी तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और संप्रत्यात्मकता स्पष्टता के अभाव को मुख्य कारण माना है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? अब इसमें कुछ आर्टिकल दिया है और उससे रिलेट ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो सबसे पहला है इसमें आर्टिकल 15(4), सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। तो जो 16(4) है वो राज्य में पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्ति और पदों के आरक्षण का प्रावधान करती है, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो क्लियर करती हैं। तो इसमें से सुमेलित ये है। आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 का 4 है, निवारक निरोध के अंतर्गत संरक्षण। सी है 20(2) दोहरे दंड के प्रति संरक्षण, ये भी सही है। आर्टिकल 16(4) जो है, ऐसा विभोज जो राज्य के अधीन सेवाओं में कार्यरत के स्त्रियों के पक्ष में हो। तो इसमें स्त्रियों की बात नहीं है, इसमें राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के बारे में बात की गई है। वो 16(5) में है महिलाओं के बारे में, 16(5) में महिलाओं के बारे में डिटेल किया गया, 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 33 है, राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो जुलाई 1956 में पास किया गया था। भारत सरकार द्वारा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और इसके जो सदस्य थे के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके जो हैं वो सदस्य थे। इस अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं का क्या करना था? रेखांकन करना था कि इसको कैसे कैसे डिवाइड किया जाना है। और 1 अक्टूबर 1953 को इसी के आधार पर आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो कि 1 नवंबर 1956 से लागू हो गए थे। तो राज्यों की सीमाएं और प्रशासनिक सुविधा खींची गई, इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है 34 है विधि और स्वाधीनता के बारे में सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? अब इसमें लिखा है यदि विधियां अधिक हो तो स्वाधीनता कम होगी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी, यदि स्वाधीनता है तो विधि का निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार हो रहा है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। देखिए किसी भी लोकतंत्र में विधि की समक्ष समता और स्वतंत्रता सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकार होते हैं, जो कि आर्टिकल 14 में इनको राइट किया गया है। इसमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विधि की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं होगा। स्वतंत्रता का अर्थ है क्या क्या अर्थ है? चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाएगी तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का मतलब वो आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि भाई दूसरे उनको डिस्टर्ब करने लगेंगे। अब जैसे मान लिया मैं अपने घर में हूँ, मेरा मन हो रहा है कि मैं डीजे खूब तेज़ लगा के सुनूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी उसको डिस्टर्ब होगा ना। तो ये इस तरह से इसमें कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं। इसीलिए कहा गया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, उसमें कुछ नेगेटिविटी भी है और सुप्रीम कोर्ट उनका अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकता है। तो यहाँ यदि विधि नहीं है तो क्या होगा? स्वतंत्रता भी नहीं होगी, खत्म हो जाएगा सब ना। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कौन सा नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है ही है, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ये भी है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, क्योंकि जो डीपीएसपी का काम है वो डीपीएसपी का काम है कि स्टेट को अगर लगता है कि कुछ चीज़ें करनी चाहिए मतलब लोगों के लिए, तो वो कर सकती है उसके लिए। और उसने अपने ऊपर उसको बाध्यकारी नहीं बनाया है। और बाध्यकारी इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि भाई उस समय इंडिया की जो स्थिति थी उतने ना तो संसाधन थे ना सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा ऑप्शनल रखो। तो जो हमारा डीपीएसपी है उसका उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, बाकी सब कुछ है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? मतलब क्षमा की शक्ति जो है वो क्या है? सीधा सा बात है। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक क्या है? एक न्यायिक शक्ति है, एक जुडिशियल पावर है। 72(1) के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार करने के अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की भी शक्ति होगी। ये जो मतलब सैनिक वाला कोर्ट होता है वहाँ के भी दंड को ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट कर सकता है, नहीं फिनिश कर सकता है। तो वो एक जुडिशियल पावर है राष्ट्रपति की। किसके अंदर में? 72 के अंदर में। 37 है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। दूसरा है जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जा रहा है वहाँ किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तीसरा है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। और इसका चौथा है भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो देखिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र जो है वो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। वह भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर सकता है, चाहे उसका नाम उत्तर प्रदेश में वो लड़ जाए चुनाव, मध्य प्रदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? देखिए राज्यसभा का सदस्य जो होगा
वो राज्यसभा का मंत्री होगा और जो लोकसभा का सदस्य होगा वो लोकसभा का मंत्री होगा, ऐसा है। सॉरी, लोकसभा का सदस्य होगा। लेकिन अगर कोई कैबिनेट में मंत्री बन गया तो वो लोकसभा में बैठ सकता है, वो राज्यसभा में भी बैठ सकता है। अगर मान लिया वो किसी का भी सदस्य नहीं है तब भी वो 6 माह तक चाहे जिस सदन की बैठक में भाग ले सकता है। 6 माह तक का टाइम है, उसके बाद वो किसी न किसी सदन का सदस्य उसे बनना ज़रूरी हो जाता है। तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वो भी अपना कर सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के राज्य सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत के प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होता है, लेकिन वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये हो सकता है। सेवन्थ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, इससे ये प्रावधान किया गया था। दूसरा था, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और उसके अनुसार उनके द्वारा स्वयं या अपने अधरों के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है। ये गलत लिखा है, अपने अधिकारों के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है। इसमें से पूछ रहा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, आर्टिकल 154(1) जो है वो राज्यपाल के अनुच्छेद का प्रावधान करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास, यानी राज्यपाल के पास निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वो करेगा। तो इसमें दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनी बिल के बारे में पूछा गया है। मनी बिल यानी धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो देखिए, विधानसभा ने अगर पारित कर दिया है तो विधान परिषद में पहली बार तो वो 3 माह तक पड़ा रहेगा। उसके बाद अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो एक बार विधानसभा फिर से भेजेगी, उसके बाद 1 माह तक और पड़ा रहेगा। तो टोटल 4 माह तक विधान परिषद उस बिल को रोक सकती है, उसके अलावा नहीं रोक सकती है। 197(1) जो है ये आर्टिकल इससे डिस्क्राइब होता है। कुल 4 माह तक, 3 माह से अधिक तक नहीं। देखिए, कुल 4 माह तक है, लेकिन इसमें लिखा है 3 माह से अधिक तक नहीं। एक बार में 3 माह से अधिक तक नहीं कर सकती है। एक बार में जब भेजेगी तो 3 माह तक ये रोक सकती है। उसके बाद अगर इन्होंने विधानसभा नहीं भेजा तो विधानसभा इसको फिर से भेजेगी और 1 माह तक का फिर वेट करेगी। अगर इन्होंने नहीं किया तो ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया गया है, 3 माह से अधिक तक नहीं रोक सकती एक बार में। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2017 में बने राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग के विषय में निम्न कथन कौन सा सही है? यह आयोग संवैधानिक दर्जा दिया गया है इसको, ठीक है। आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग के नाम से एक संवैधानिक आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इस आयोग के संबंध में भारतीय संविधानों में संशोधन करके 338 उपबंध जोड़ा गया है। 338 बी जोड़ा गया, यहाँ होना चाहिए बी। देखिए, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका उस उद्देश्य के लिए संविधान के अंतर्गत 338 बी को जोड़ा गया है। इस आयोग के द्वारा पिछड़ा वर्ग के हितों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और बाकी 3 उसके मेंबर होंगे, 3 सदस्य होंगे। 1 और 3 यहाँ पे सही, दूसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। अब भारत में केंद्र राज्य संबंध कब प्रभावित होते हैं? देखिए, संविधान के प्रावधानों से, वियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो इन सभी चीज़ों से केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ के जो होंगे वो करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क या 338 ए में विहित है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ जो क्या होंगी वो अंग्रेजी भाषा में ही संपादित होगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था से संबंध सही है? राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होता है। तो आप देखते हैं समान तो होता नहीं है। उत्तर प्रदेश के 80 हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो वहाँ 1 है। तो ये तो गलत हो गया सीधा सीधा। किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। मतलब बिना उसकी सहमति से कैसे आप बदल देंगे भाई? वहाँ की तो विधानसभा है ना, वहाँ भी तो लोग चुन के गए हैं। तो ये भी गलत है।
सॉरी, ये समय सही नहीं है। और उसके बाद है भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। देखिए भारत में एक सिंगल नागरिकता है, दो नागरिकता तो नहीं है, तो यहाँ ये सही होगा। तो 2 और 3 यहाँ के करेक्ट आंसर होंगे। पहला गलत होगा, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान निर्मात्री सभा में भारतीय राज्यों की सहभागिता हेतु उपबंध किए जाने थे। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार ने संविधान को स्वीकार करने तथा लागू करने की जिम्मेदारी ली। और तीसरा है, संविधान को स्वीकार करने के संबंध में ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों को एक प्रतिज्ञा पत्र देना था। चौथा है, चल रहे विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत का कोई भी संसाधन प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। तो इसमें ऊपर वाले 1 और 2 सही हैं, ये 3 और 4 जो हैं ये गलत हैं, क्योंकि क्रिप्स में ऐसा नहीं कहा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ का करेक्ट आंसर।